गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिजनेस स्टडी में थर्ड चैप्टर पॉइंट डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। टू टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट एंड नॉन इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट। इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट में 3 पॉइंट्स: इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड कंडीशन। एंड नॉन इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, सोशल इन्वॉल्वमेंट, लीगल रेगुलेटरी इन्वॉल्वमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट। इसमें अब तक हमने लीगल रेगुलेटरी इन्वॉल्वमेंट तक समझ लिया था। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट था टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट, ये हम देखेंगे। Technological involvement includes new approaches in the production of goods and services, new procedures and equipment. For example, cellular phones, cables, TV have adversely affected the cinema industry. Rising prices of petrol have forced automobile industry to lay emphasis on fuel economy. Therefore, it is absolutely necessary for a business concern to be aware of technological advancement in their industry. टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट से मीन्स हम यह बता सकते हैं कि जितनी भी उत्पादन की क्रिया है उसमें नई नई जो टेक्निक्स हैं, जितनी भी मॉडर्न हमारे प्रोडक्शन की मेथड्स हैं, उनका प्रयोग किया जाने लगा है। शोध मतलब रिसर्च एंड के द्वारा नई नई टेक्निक्स और आधुनिक जो हमारी जितनी भी मेथड्स है उनको जब हमने अपने प्रोडक्शन में लाए हैं तो निश्चित रूप से हमारा प्रोडक्शन का लेवल ऊपर हुआ है, अर्थात बेहतर तकनीक के प्रयोग से उत्पादन में तीव्र गति से और अच्छी किस्म का उत्पादन होने लगा है। उत्पादन में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें जो कंप्यूटर से जो कंट्रोल की जो मेथड है उसको भी हम प्रयोग कर रहे हैं और प्रत्येक बिजनेस को नई तकनीक अपनाने में सक्षम रहना चाहिए। जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजीज हैं उसको बिजनेस के हर क्षेत्र को उन्होंने प्रभावित किया है। जैसे संचार सेवाएं हैं, कपड़ा उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंटिंग, ऑटोमोबाइल्स, इन सब क्षेत्रों में तेज़ी से जो परिवर्तन हुए हैं ये अच्छे उद्योग की या हमारे अच्छे बिजनेस के इन्वॉल्वमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जो परिवर्तन होते हैं उनको जब अपनाती है तो उसमें जो उनकी लाभदायकता होती है, उत्पादन की जो कॉस्ट होती है और जो बिजनेस के डेवलपमेंट होते हैं उसको वे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। और जितनी भी परिवर्तन है उसकी क्षमता अपनाने की एक बिजनेस में मैनेजर को होनी चाहिए ताकि वो नई नई टेक्निक्स को अपने बिजनेस में शामिल करके बिजनेस की उत्तरोत्तर उन्नति कर सके। प्रबंधक को भी तकनीकी पर्यावरण की जानकारी पूरी होनी चाहिए ताकि वे अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनके द्वारा वे नई टेक्निक से कार्य करवा सके। तो इस तरह से ये जो गैर व्यावसायिक इन्वॉल्वमेंट है इसका बिजनेस पर बहुत प्रभाव पड़ता है और उससे बिजनेस निश्चित रूप से लाभान्वित होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियन इकोनॉमिकल इन्वॉल्वमेंट, अर्थात भारतीय आर्थिक पर्यावरण। जो इंडियन इकोनॉमिकल इन्वॉल्वमेंट होता है कैन बी क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक कंडीशन। अब ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये हम पहले देख चुके हैं। यहाँ पे हम भारत के संदर्भ में इन पॉइंट्स को एक बार देखेंगे कि हमारे भारत पे इन पॉइंट्स का क्या प्रभाव है। फर्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक सिस्टम हैज़ 3 टाइप्स ऑफ सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. Out of these 3, India has adopted mixed economy setup. The objectives of Indian economy as a mixed economy system are emphasis on social welfare, increased opportunity for employment, few areas left out of private entrepreneurs. Business activities can be divided into public, private and joint sectors. तो इस तरह से जितने भी हमारे भारत की इकोनॉमिक सिस्टम है तो उन सिस्टम के द्वारा यह बताया जाता है कि हमारे यहाँ की पूंजीवादी और समाजवादी और मिश्रित 3 प्रकार की आर्थिक प्रणाली होती है।
इनमें से भारत में हमारे आर्थिक मिश्रित प्रणाली को अपनाया गया है। इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। जो हमने मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया है तो इसके जो उद्देश्य है वो इस प्रकार रहेंगे कि व्यवसाय को पब्लिक और प्राइवेट और मिक्स्ड तीनों ही क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है, अर्थात डिवाइड किया जाता है। फिर निजी की अपेक्षा प्राइवेट की अपेक्षा पब्लिक सेक्टर पर अधिक ध्यान दिया जाता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर से ज़्यादा लोग उसमें जुड़े होते हैं। कुछ क्षेत्रों को निजी स्वामित्व के लिए छोड़ देना चाहिए, अर्थात कुछ पर वो अपना पर्सनल खुद स्वामित्व रखें और अपने अकॉर्डिंग ही सारी प्रोसेस को अपनाएं। अर्थव्यवस्था को रोजगारोन्मुखी मतलब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहिए। तो इस तरह से जो हमारे भारत के संदर्भ में हम देखते हैं कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि सर्वहित हो, अर्थात सभी का जिसमें हित हो। नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज़। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अर्थात आर्थिक नीतियाँ। Economic policies are those government policies which direct all the economics activities and regulate the control them. Economic policies of any country directly influence the business. The economic policies includes इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिजिकल और बजट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी एक्सेट्रा. For some industries, impact is positive, for some negative, and for other it is neutral. किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए हमें वहाँ की नीतियों का ज्ञान होना चाहिए। इसी तरह यहाँ की हमारे भारत की जो आर्थिक नीतियाँ हैं उन नीतियों के भी यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। आयात निर्यात नीति, रोजगार नीति, औद्योगिक नीति, कृषि नीति, विदेशी विनियोग नीति, मौद्रिक नीति, कर नीति और सार्वजनिक ऋण नीति आदि। इन सब पॉलिसीज़ के रहते हुए हमारा भारत हमारे बिजनेस के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा इन पॉलिसियों को बनाया गया है जिसे अपनाने का कार्य हर बिजनेसमैन करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक कंडीशन, अर्थात आर्थिक दशाएं। So far as economic condition of India in concerned, it can be discussed as the country is gifted with ample natural resources, mineral, coal, iron, petroleum, etc. Forest, mountain and water resources in the form of river. Policies has been made to exploit them. After adopting new policy, economic policy in 1991, direct foreign investment FDI have increased a lot. The rate of economic growth has been balanced to some extent. Banks have been give a free hand to decide their rate of interest. The position of balance of payment is becoming favorable. The rate of inflation is under full control. It is almost below 1%, जो था पहले 44% और ऑन 19 मार्च 2009। इस प्रकार यदि हम हमारे भारत की इकोनॉमिक आर्थिक दशाएं देखें तो उन आर्थिक दशाओं में जितने भी उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन हैं और जो उसमें जितने भी विदेशी पूंजी ने इसमें इन्वॉल्वमेंट किया है या लगाई है, उनके संदर्भ में हमें यह बताया जा सकता है कि देश में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, लोहा, वन संपदा, ये सब उपलब्ध हैं। तो इनके सही हम यूज़ कर सकें, उनका विदोहन कर सकें, उसके लिए पर्याप्त नीति बनाई गई है। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई गई है उसके पश्चात हमने भारत में प्रति विदेशी पूंजी विनियोग का भारत के प्रति विदेशी पूंजी विनियोग का आकर्षण बढ़ा है, जो FDI के रूप में है। भारत में आर्थिक विकास की दर को संतुलित बनाया जा रहा है और जो बैंकिंग प्रणालियों में भी परिवर्तन किया जा रहा है, तो बैंकों को अपनी ब्याज दर, इंटरेस्ट ऑफ जो रेट का होता है, उसे तय करने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया।
लेकिन पूर्व में यह ब्याज दर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करते थे। वर्तमान में ब्याज दर काफ़ी कम है। भारत में विदेशी व्यापार में वृद्धि हो रही है और जो भुगतान के संतुलन की स्थिति है वो भी अनुकूल होती जा रही है, अर्थात हमें टाइमली उसका पेमेंट भी प्राप्त हो जाता है। भारत में वस्तुओं के मूल्य स्तर को नियंत्रण में रखा गया है, किंतु वर्तमान में जो मूल्य स्तर में काफ़ी वृद्धि हुई है जिसे नियंत्रण में लाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारे भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो हमारे लिए तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं, सिस्टम, पॉलिसीज़ और कंडीशन, इनको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बिजनेसमैन को अपने इन नियमों का पालन करते हुए, जितने भी गवर्नमेंट्स ने रूल बनाए गए हैं उन उन नियमों का पालन करते हुए अपने बिजनेस की उन्नति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। क्योंकि जितना हम अपने बिजनेस को ग्रोथ करवाएंगे, जितना हम प्रॉफिट के लिए, जितना सामान्य जनता के हित में कार्य करेंगे और प्रॉफिट भी कमाएंगे, तो उतने ही हमारे देश की उन्नति होगी और देश का, हमारी नेशनल इनकम में भी इंक्रीजमेंट होगा। तो इंडियन इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, इसके मेन 3 पॉइंट्स है: इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड इकोनॉमिक कंडीशन। इन 3 पॉइंट्स के माध्यम से आपको इसे समझाना है। नेक्स्ट पॉइंट इज डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन अ जनरल स्टडी। डीमोनेटाइजेशन का अर्थ होता है कि जो हमारी मुद्रा चलन में है उसे हम उस चलन से बाहर कर दें, अर्थात विमुद्रीकरण इसे कहते हैं। तो इसका हम मीनिंग देख लेते हैं। डीमोनेटाइजेशन, द एक्ट ऑफ सीज अ करेंसी यूनिट और पुट एन ऑफिशियल स्टॉप ऑन द स्टेटस एज अ लीगल टेंडर इन नोन एज डीमोनेटाइजेशन. It is the process that involves a change of national currency where old currency is replaced with new currency. The circulation of prevent currency is stopped, and after that the currency holds no value in the hands of the person. After restriction on the use of that currency, any act of sale purchase, lending, borrowing or storing of that currency is termed as illegal. The government fixes a timeline up to which the general public can get their currency exchanged with prevent currency or newly issued currency. If the restricted currency is not exchanged within the set time limit, the notes are mere paper as they lose their values. Means the currency, अर्थात जो हमारी अभी मुद्रा है, उस मुद्रा को हम जब चेंज करते हैं या उसे बदलाव करते हैं तो वह विमुद्रीकरण कहलाता है। तो विमुद्रीकरण एक आर्थिक गतिविधि है, अर्थात इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। सामान्य जन इसे नोटबंदी के नाम से भी पुकारते हैं। विमुद्रीकरण की प्रक्रिया में किसी देश की सरकार अपने देश की किसी मुद्रा, कोई भी नोट हो, उसे कानूनी तौर पर प्रतिबंधित कर देती है। प्रतिबंध के बाद उस मुद्रा की कोई कीमत नहीं रह जाती। जो हमने रेस्ट्रिक्टेड की है जो करेंसी, उससे किसी भी प्रकार की कोई खरीदी बिक्री, कोई भी ट्रांजैक्शन या उसको हम संचय करके रखें, रिजर्व करके रखें, उसे अपराध माना जाता है। मुद्रा पर जब प्रतिबंध लगता है तो उसके बाद सरकार एक समय सीमा निर्धारित करती है जिसके अंदर आम जनता प्रतिबंधित किए गए नोटों को बैंकों में बदलकर उसके बदले उतने ही मूल्य के जो चलन में नोट है या फिर नए जारी किए गए नोट है वो ले सकती हैं। अगर तय सीमा के अंदर प्रतिबंधित मुद्रा को बदला नहीं जाता है तो फिर उसे बैंक में जमा नहीं किया जाता है, या उसे बैंक में जमा नहीं किया जाता है तो भी सभी नोट कागज के टुकड़े या रद्दी ही रह जाते हैं। इसलिए जो भी समय सीमा निर्धारित की जाती है उस टाइम लिमिट में उन जो पुराने करेंसी है उसे बैंक में जमा करके और नई करेंसी को इशू करवा लेना चाहिए। जनरल ऑब्जेक्टिव्स, दीज आर 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन. Stop the circulation of take notes and
टू टेक द इशू ऑफ ब्लैक मनी इकोनॉमी। डिमोनेटाइजेशन के जो मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें है कि सामान्यतः इसके दो ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं। जो जाली नोट है या काला धन है उनको जो चलन है उससे ख़त्म करना, और उसके लिए ही विमुद्रीकरण का हम ये स्टेप लेते हैं। तो डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया, हमारे भारत में यह कब हुआ था? इन इंडिया डिमोनेटाइजेशन इज डन ट्वाइस, 2 बार हो चुका है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1978 when notes of 1000, 5,000 and 10,000 were prevented for circulation. Second time on 8th November 2016 for notes 500 and 1000. In year 1978, Shri Morarji Desai was the Prime Minister while in the year 2016 the step of demonetization was taken by Shri Narendra Modi, the Prime Minister of India. तो जिस तरह से हमने यहाँ देखा कि 78 और 2016 ये 2 बार जो डिमोनेटाइजेशन भारत में हुआ है। पहले उसमें 1500, 5000 और 10,000 ये 3 नोट जो थे वो सर्कुलेशन से आउट कर दिए गए थे। एंड सेकेंड टाइम जो नोट बंद किए गए थे वो 500 के और 1000 के थे। ये दो इस तरह से जब जब विमुद्रीकरण हुआ है तब ये इन नोटों को बंद किया गया है। जब 78 में बंद विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई थे, और 2016 में ये जो स्टेप उठाई गई इस समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के पक्ष में इसे किया गया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन ईयर 2016 में क्या उद्देश्य थे? रिमूविंग ब्लैक मनी फ्रॉम कंट्री, stopping corruption, stopping terror fund to stop terrorist activities, to track fake currency, to transform Indian economy into cashless economy, to bring tax evasion of to halt, to curb illegal and unethical activities like black marketing, स्मगलिंग, पॉलिटिकल फंडिंग और हवाला फंडिंग एक्सेट्रा। 2016 में जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो एक तो काला धन जो कि टैक्स नहीं चुकाते हैं लोग और वो अपने यहाँ अपने लॉकर्स में या अपने घरों में रखते हैं, तो उसे निकलवाना था या उनको सबक सिखाना था, और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना था। जो नशे का कारोबार होता है, भूमाफिया या तस्करी में जो लोग संलग्न होते हैं उनके अवैध लेन देन को समाप्त करना था। आतंकवाद और उग्रवाद की गतिविधियों को संचालित करने के लिए चलन में बने हुए जाली जो नोट होते हैं उनके लेन देन को समाप्त करना था। कर चोरी के लिए किए जाने वाले नगद लेन देन को भी समाप्त करना। टैक्स की जो चोरी करते हैं उनके लिए भी यह समाप्त करना आवश्यक था। जो राजनीतिक चंदे के रूप में दिए जाने वाले अवैध धन हैं उस पर भी रोकथाम लगाना। हवाला कारोबार पर भी अंकुश लगाना। तो ये जो मेन उद्देश्य थे 2016 में विमुद्रीकरण या नोटबंदी के। विमुद्रीकरण के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ डिमोनेटाइजेशन, help the government in tracking black money, effective counter measures against terrorism, gambling and other criminal activities, increasement in tax revenue, Indian economy proceeds to become a cashless economy, identification of cashless economy, increase the in employment opportunities, development of banking habits in general public, availability of loan at a concession rate of interest, increase in economic growth, expenditure on social welfare programs.
इस तरह से जो नोटबंदी से लाभ होने हैं वो लाभ क्या हैं? जो भी हमारे यहाँ का काला धन है उस पर प्रहार किया गया, अर्थात ब्लैक मनी को समाप्त किया गया। आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद और आपराधिक गतिविधियों पर चोट की गई। कर संग्रह में वृद्धि की गई। आर्थिक विकास में वृद्धि हुई। सस्ती ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त होना शुरू हुआ। जो लोक कल्याणकारी योजनाएं होती है उनको हमने लागू किया या उसका बिजनेस में आम जनता के लिए फ़ायदा हुआ। जाली नोटों को चलन से बाहर करना, ये भी उसका सबसे बड़ा एडवांटेजेस है। रोजगार में वृद्धि होना, जो हमारे कई बेरोजगार लोग होते हैं उन्हें रोजगार प्राप्त हुआ। नकदी रहित अर्थव्यवस्था अर्थात कैशलेस इकोनॉमी की ओर भी कदम बढ़ाया और लोगों ने बैंकिंग लेन देन की प्रवृत्ति को अधिक महत्व दिया है। तो इस तरह से जितने भी हमारे यहाँ के एडवांटेज है जो कि हमने नोटबंदी से प्राप्त किए हैं वे ये एडवांटेजेस हैं। अब यदि हम और कुछ जानकारी देखें, इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी है, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट्स बिल्कुल न के बराबर है और उसे हमें इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि जहाँ इतने पॉजिटिव या इतने एडवांटेजेस होते हैं तो वहाँ हम इसकी कुछ कमियों को न देखें। Other information in present times, notes of 10, 20, 50, 100, 200, 500 and 2000 are issued in India. The further issue of note of rupees 1, 2 and 5 is stopped and coins for the same are in circulation. जितनी भी हमारे यहाँ की अभी जो करेंसी चल रही है, जैसे 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 जो मूल्य के नोट है वो जारी किए गए हैं। 1 रुपये, 2 रुपया और 5 रुपये के मूल्य के जो नोट हैं उनका जो मुद्रण है या जो बनाते हैं उसे बंद किया गया है और इसमें सिक्कों का रुपयों जो जितने भी रुपए हैं इनके सिक्के बनना शुरू हो गए हैं, लेकिन पहले जारी किए गए ऐसे नोट भी अभी वैध हैं, अर्थात उन्हें लीगल माना जाता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू मनी एंड मनी सर्कुलेशन आर टेकन केयर बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया in India. The Indian government taken decision regarding issue of money currency for various notes, demonetization in consultation with Reserve Bank of India RBI. जो भी हमारी भारतीय रिजर्व बैंक है वो भारत में मुद्रा से संबंधित कार्य करती है और उन्हें संभालने का काम उनका ही होता है और भारत सरकार द्वारा जो रिजर्व बैंक की सलाह पर जारी किए जाने वाले विभिन्न वर्ग के नोट होते हैं उनके संबंध में भी निर्णय लेने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही RBI का ही होता है। तो इस तरह से यह एक शॉर्ट नोट के रूप में आप लोगों को नोट पॉइंट तैयार करना है, जो कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डीमोनेटाइजेशन जनरल स्टडी।